चुनाव से पहले कहा कि तुम्हारी सारी मांगें पूरी कर लेंगे। चुनाव से पहले कहा कि तुम्हारी सारी मांगें पूरी कर लेंगे, साथ ही तुम लोगों को उचित मार्गदर्शन भी देंगे। चुनाव के बाद ना जाने उन्होंने हमसे रिश्ता क्यों इस कदर तोड़ दिया, मार्गदर्शन तो दूर की बात, मार्ग में दर्शन देना ही छोड़ दिया। 76 पेजेस के जो 76 पेजेस का भाजपा का मैनिफेस्टो है, उसमें 2 बार जॉब शब्द इस्तेमाल किया है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नई नई नीतियों को लेकर आगे बढ़ता है, ऐसा प्रतिनिधि आगे आए, हम यही चाहते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन देखने वाली ये बात है कि आने वाले 5 सालों में उन चीज़ों के ऊपर काम होता है कि नहीं होता है। अगर वो सिर्फ चुनाव के समय की ही बातें रह जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओपोजिशन तो वैसे वीक ही है। अनुराग जी अभी 5वीं बार लड़ रहे हैं मिर्ज़ापुर से, तो उनका पलड़ा अभी भारी लग रहा है। वैसे मुझे लगता है इस बार बयानबाजी ज़्यादा है क्योंकि सोशल मीडिया आ चुका है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे लगता है ज़रूरी भी है। जब कोई बयान करेगा तो हम उन्हें समझ पाएंगे। तो हमारे आज तक सांसद रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी आवाज़ संसद में गूंजी और उन्होंने हमारे मुद्दे ठीक ढंग से रख पाए हो। विविधता में एकता वाला हमारा देश था। उस देश की कम्युनल हार्मनी के साथ जब से भाजपा की सरकार सत्ता के अंदर आई है, पूरी तरह से ध्रुवीकरण करके, पूरा सांप्रदायिकरण करके इस देश की जो इसका ताना बाना इस देश का बिगाड़ा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को भी देखना होता है, लेकिन सबसे पहले हम अपने जो हमारी लोकल कैंडिडेट होंगे उनको देखेंगे कि उनकी जो सोच है, क्या वो समझते हैं हमारे क्षेत्र की समस्याओं को कि नहीं समझते हैं। सोलन में दाड़लाघाट क्षेत्र से, क्योंकि वहाँ कॉलेज के लिए 3-4 साल हुए, मतलब कॉलेज का तो हो गया कि आ गया है, लेकिन उसके लिए कोई कॉलेज नहीं बना है, बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी है, 3-4 बार बजट आ चुका है। मेरा ये नहीं है कि मैं अपना मत जो है वो कंगना रनौत को दूंगा या श्री विक्रमादित्य सिंह जी को दूंगा। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। देश भर में लोकसभा चुनावों की लहर दौड़ रही है और हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने हैं। 4 लोकसभा सीटें हैं, 56 लाख के करीब वोटर्स हैं और 20 से 29 वर्ष की आयु के बीच के युवा वोटर्स 10 लाख से भी अधिक हैं। इस आयु वर्ग के वोटरों की संख्या भी ठीक ठाक है और इनके मुद्दे भी बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि युवा खुद में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए कुछ एक वीडियोस ऐसी आ रही होंगी जिनमें हमने युवाओं से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में जब वो वोट करेंगे तो किन मुद्दों को मद्देनज़र रख के वो वोट कर रहे होंगे, जिन कैंडिडेट्स को वो वोट देने वाले हैं उन कैंडिडेट्स से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब बातें हमने की है। तो चलिए देखते हैं युवाओं के साथ बातचीत के इस सेगमेंट में युवाओं के क्या मुद्दे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रूपांश राणा है और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बीएड का स्टूडेंट हूँ जी। मैं कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से समझता हूँ जी। देखिए, चूँकि मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और एक छात्र होने के नाते जो मेरे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से उनको ध्यान में रखते हुए मैं वोट करूँगा। और मेरे इर्द गिर्द की चीज़ें खासकर रोज़गार है और एजुकेशन मामले हैं। तो मैं ये जो 2 मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, और तीसरा स्वास्थ्य, अपनी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, ये जो 3 मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर मैं इस बार जो है चुनावों में वोट करूँगा। ये मुद्दे आपके लिए इतने अहम क्यों हैं? क्या इन पर अभी तक कितना काम नहीं हो पा रहा है या फिर क्या है? जी देखिए, एजुकेशन की बात करें, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट के लिए एजुकेशन सबसे बड़ी बात है। और जब हम बात करते हैं पिछले सरकारों की, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा की सरकार हो, हम भाजपा की सरकार की बात करें क्योंकि पिछले 10 साल भाजपा की सरकार रही है। और जब हम एजुकेशन के मामलों में हम देखते हैं कि बजट कितना दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप यकीन मानिए कि 2% जीडीपी का खर्च नहीं हो रहा है। और कोठारी आयोग 1986 में बोल के गया कि आपको एजुकेशन मामलों में 6% जो खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं खर्च कर पाए हैं। और आप अपनी एजुकेशन का मुकाबला फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनसे कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से कर रहे हैं। अगर उनकी आप जीडीपी का खर्च देखेंगे एजुकेशन पर तो 6% है। कोठारी आयोग ने वही बोला, लेकिन आप 2% भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और फिर आप ऐसी नीतियाँ थोप दे रहे हैं जिसमें एनईपी हो गई, या फिर हमारे राज्य में रूसा सिस्टम हो गया, सीबीएसई सिस्टम हो गया जो एनईपी में आता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एजुकेशन मामलों में सुधार करना है, एजुकेशन को अगर आपने उन बुलंदियों पर पहुँचाना है, तो मेरे ख्याल से आपको जीडीपी का 6% खर्च करना पड़ेगा एजुकेशन पर। भाजपा ने एक्चुअली राजीव भारद्वाज जी हैं, उन्हें टिकट दी है और पार्टी से संबंध रखते हैं, भाजपा से संबंध रखते हैं। लेकिन हम पिछला भाजपा का कार्यकाल देखें तो जब 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी तो नहीं पूरा कर पाए हैं। और इस बार का जो मैनिफेस्टो भाजपा ने दिया है, हम जब क्योंकि स्टूडेंट हैं तो हम हर चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं, जब मैंने पढ़ा उसको तो मेरे ख्याल से जॉब नाम का जो वर्ड है वो सिर्फ 2 बार भाजपा ने यूज़ किया। अपने
76 पेजेस के जो 76 पेजेस का भाजपा का मैनिफेस्टो है उसमें 2 बार जॉब शब्द इस्तेमाल किया है। और वो भी एक बार उन्होंने किया है कि जी हम बड़े अच्छे से कंडक्ट कराएंगे एग्ज़ाम ताकि जॉब्स दे सकें, और दूसरा कि जी कोई और लाइन है उसमें। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस बार हमारा हिमाचल में बेरोजगारी का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ है, कांग्रेस का सरकार है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, बेरोज़गारी का आंकड़ा बढ़ा है और हिमाचल ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं बेरोज़गारी के मामलों में। लेकिन हम देखेंगे तो पिछले 5 साल भाजपा सरकार रही है, और 5 साल जब भाजपा सरकार रही है तो उनके कार्यकाल में भर्तियां कितनी हुई और कितनी भर्तियों में कितने घोटाले हुए, आयोग तक बिक गए। हमने देखा करोड़ों अरबों रुपया इसमें शामिल हुआ और लेन देन खरीद फरोख्त हुई, है ना। तो वो जो गैप था उस गैप को पूरा करने के लिए नो डाउट यही मुद्दे थे जिनकी वजह से भाजपा हारी और प्रदेश में सरकार चेंज हुई, कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन हमने देखा कि अभी तक कांग्रेस सरकार भी जो है वो इन चीज़ों को लेकर तैयारी के साथ दिख नहीं रही है। हालांकि उन्होंने आयोग बनाए हैं, उसके बाद छुटपुट भर्तियां भी हुई हैं, लेकिन उस तरीके से अभी तक इन्होंने काम पूरे नहीं किए हैं। और अभी इनके पास टाइम है, हालांकि बेशक यहाँ उथल पुथल चली है, राजनीतिक मतलब जो है वो समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास अभी टाइम है, देखेंगे क्या। मंजित नेगी, मंडी लोकसभा क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ। जी, मंडी लोकसभा क्षेत्र में कहाँ से? ये आपका किन्नौर हुआ। देखिए, जितने भी लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं, तो एक पढ़ा लिखा युवा होने के नाते मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, ये युवाओं के लिए नीड है, क्योंकि यही युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को पाकर देश का निर्माण करते हैं तथा अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रथम प्राथमिकता में दी जानी चाहिए वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा ना कि जो हमारा किन्नौर है वो ट्रैवल क्षेत्र है, और अब हम देखते हैं कि वहाँ पे टूरिज्म का प्रभाव बढ़ने लगा है। लेकिन हम सबसे बड़ी समस्या ये देखते हैं कि जिस प्रकार मेरा क्षेत्र चितकुल है, जो हिंदुस्तान का आखिरी गाँव है, तो हर साल वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हमें ये आ रहा है कि वहाँ पे जो हमारे रोडों की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो हमारा जो पत्नी तो अभी आगे चुन के आएगा, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो रोड है उससे अच्छा बनाए, ताकि अधिक मात्रा में टूरिस्ट हमारे वहाँ पे आए, और जितने टूरिस्ट हमारे वहाँ पे आते हैं उतना ही हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। देखिए, मैं विशेष तौर पर किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, दोनों ही जो पत्नी थी वो युवा है, और मुझे लगता है कि जो पत्नी थी अगर लोगों के मुद्दों को लेकर जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नई नई नीतियों को लेकर आगे बढ़ता है, ऐसा प्रतिनिधि आगे आए, हम यही चाहते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। मेरा नाम मोहित ठाकुर है, मेरा शिमला लोकसभा क्षेत्र है। देखिए, पहले तो मैं शिमला लोकसभा सीट की अगर बात करूं तो शिमला लोकसभा की सीट में सिरमौर जिला और सोलन जिला और शिमला जिला आता है। और जो हमारा मेन जो प्रोस्पेक्टिव रहता है शिमला लोकसभा क्षेत्र का, वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के ऊपर। जो इन मुद्दों के ऊपर बात करेगा हम उसको देख कर ही वोट करेंगे, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र टूरिज्म में भी जो होना चाहिए था आज की डेट में, जिस तरीके से टूरिज्म की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो पिछले कुछ 15-20 सालों में नहीं हुई है। और जो ग्रोथ हॉर्टिकल्चर में भी शिमला को देखनी थी, वो भी हॉर्टिकल्चर में ग्रोथ नहीं देखी पिछले 15-20 सालों की अगर मैं बात करूं, और ना ही अदर फील्ड्स में डेवलपमेंट हुई है। देखिए, बातें तो हो रही है, चुनाव जब हो रहा है तो बातें तो होगी ही होगी। हर कैंडिडेट अपने अपने पर्सपेक्टिव को लेकर, अपने अपने आइडियाज़ को लेकर फील्ड में उतरेगा ही उतरेगा। लेकिन देखने वाली ये बात है कि आने वाले 5 सालों में उन चीज़ों के ऊपर काम होता है कि नहीं होता है। अगर वो सिर्फ चुनाव के समय की ही बातें रह जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और शिमला लोकसभा के जितने भी हमारे चाहे यूथ्स कहे, चाहे जितने भी वोटर्स हैं, वो सभी पढ़े लिखे वोटर्स हैं, और वो सारी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के वोट करेंगे। देखिए, अभी हर पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जाहिर किया गया है, और जो कांग्रेस की तरफ से भी जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी की तरफ से भी मैनिफेस्टो है। लेकिन अगर शिमला लोकसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे आ रहा है, क्योंकि शिमला लोकसभा में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अगर देखी जाए तो यूथ को नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है। चाहे रीजंस कोई भी रहे हो, कोविड का रीजन रहा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफॉल्ट रहे हो, कई रीजन डिफॉल्ट रहे हैं। और दूसरा अगर देखी जाए कि इन चीज़ों के ऊपर बात होगी अगर कैंडिडेट्स के द्वारा, तो ही हम इस बारे में कह सकते हैं। शेष पर आप कौन से लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं? हमीरपुर लोकसभा। जी, हमीरपुर के युवाओं के इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन में? हमीरपुर में तो बड़ा कोई संस्थान नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे धर्मशाला में यूनिवर्सिटी खुल रही है, उसको काफ़ी साल हो गए, 8-10 साल ही हो गए अनाउंसमेंट की हुई, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अभी चल नहीं पा रही है। उसके कैंपस 3 जगह टूटे हुए हैं, तो एक तो उसको ढंग से व्यवस्थित तरीके से उसका संचालन हो, और बाकी रोड, मेरी कंस्टिट्यूंसी धर्मपुर पड़ती है वैसे हमीरपुर के अंदर, तो उसके रोड सरका घाट से जैसे ही आप आगे निकलेंगे धर्मपुर साइड को, धर्मपुर रोड पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, उनकी थोड़ा रिपेयरिंग हो। ये आपके मुद्दे हैं? हाँ जी। ओपोजिशन तो वैसे वीक ही है, अनुराग जी अभी 5वीं बार लड़ रहे हैं हमीरपुर से, तो उनका पलड़ा अभी भारी लग रहा है वैसे।
अब देखेंगे कैंडिडेट कौन आएगा मीरपुर से कांग्रेस का, उसके हिसाब से हो। जी, और सरकार का काम अभी तक आपको कैसा लग रहा है और आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशंस आपने बता दी हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नॉर्मल ही है, वैसे वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए लगभग। अभी रोजगार, सरकार रेलवे में भर्ती निकाल रही है, 5-5 साल लग रहे हैं उसमें, पूरी नहीं हो रही है। वो काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं। बाकी इंडस्ट्री होनी चाहिए मीरपुर के अंदर। मीरपुर और धर्मपुर के लोग लगभग पलायन कर रहे हैं, बद्दी की तरफ जा रहे हैं, चंडीगढ़ दिल्ली 15-15 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का कोई ख्याल नहीं देख रहा है। आपका नाम? विक्रांत, मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से संबंधित हूँ। लोकसभा इलेक्शन से मंडी के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मंडी है काफ़ी जियोग्राफी एक टफ ट्रेन है, जहाँ पर ज़िला मंडी आता है, जिसमें कुल्लू आता है, जिसमें आपका लोहल आता है, किन्नौर आता है और भरमौर क्षेत्र आता है। तो एक टफ ट्रेन होने के वजह से यहाँ पर सड़क यहाँ का पहला मुद्दा, उसके साथ यहाँ स्वास्थ्य भी एक मुद्दा है। और अभी के चुनाव में जो मैं कहूँ आज मुद्दा जो है, मुद्दा वो है कि मंडी के क्षेत्र को, मंडी के सोसाइटी को, मंडी की इकोनॉमी को, मंडी के ज्योग्राफी को कौन समझे और मंडी के पास कौन इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत जो दिल्ली में है वहाँ पर रखे। तो जैसा कि आपने कहा, विक्रमादित्य जी के बारे में कहा, विक्रमादित्य जी अभी जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है। जैसा कि आपने देखा मंडी, कुल्लू, मनाली में जो आपदा हुई, जिसे आप सदी की सबसे बड़ी आपदाओं में एक मानते हैं, उसमें दिखा है जिस प्रकार से पुल वगैरह चले गए थे, उन्हें बड़ी तेज़ी से बनाया गया है। मनाली के पास एक पुल बनता है, वो एक रिकॉर्ड टाइम में बनता है। उसके साथ ही उन्होंने इस त्रासदी के समय में पटल पे आके, वो भुंतर आए, वो कुल्लू आए, वो मनाली आए, वो पटल पे आके उन्होंने लोगों की सहायता करी है। तो इस हिसाब से अभी तक जो उनका कार्य अच्छा रहा है, तो एज ए एमपी भी ज़रूर वो क्षेत्र की बात आगे पहुंचाएंगे। और बयानबाजी भी दोनों पार्टीज की तरफ से बहुत हो रही है। चुनाव प्रचार प्रसार का दौर है। चुनाव प्रचार प्रसार में ये बयानबाजी और जो इलेक्शन का प्रचार करने का तरीका है, ये आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है इस बार बयानबाजी ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया आ चुका है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे लगता है ज़रूरी भी है। जब कोई बयान करेगा तो हम उन्हें समझ पाएंगे। जब किसी बयान के खिलाफ बयान दिया जाएगा तो हम दूसरे को समझेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत ज़रूरी कड़ी है चुनाव की। इससे हम कैंडिडेट को है जो और अच्छे से समझ सकते हैं और एक सही कैंडिडेट लोकसभा भेज सकते हैं। आपका नाम? सिंपल शर्मा, मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। देखिए, कैंडिडेट्स एक तो हमारे बीच 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा हमारे क्षेत्र के मुद्दे, ये लोकसभा का चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जो भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेगा, देश की बात करेगा, हम उसके साथ इस बार चुनावों में चलेंगे। तो आपका वोट किस तरह का रहने वाला है? पीएम के फेस को देखकर वोट करेंगे या कैंडिडेट को देखकर आप वोट करने वाले हैं? देखिए, हम पीएम के फेस को देखकर भी वोट करेंगे, विकास को लेकर भी वोट करेंगे, और जो कैंडिडेट है उसको देखकर भी वोट करेंगे। आपने कहा राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को देखकर आप वोट देंगे, लेकिन हिमाचल अपने आप में उसकी भौगोलिक स्थितियां भी अलग है और बाकी मुद्दे भी अलग तरह के रहते हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मंडी लोकसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, पूरे देश में दूसरे नंबर का लोकसभा क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से। तो हमारे आज तक सांसद रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी आवाज़ संसद में गूंजी और उन्होंने हमारे मुद्दे ठीक ढंग से रख पाए हो। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जिसकी बात सुने, जो एक नेम फेम जिसका हो, वैसा हमें सांसद चाहिए, और वही हमारे लोकल स्तर के मुद्दे उठा पाएगा। और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के लिए एक मजबूत सरकार चाहिए, तो उसके लिए ऐसे प्रत्याशी का जितना बहुत ज़रूरी है। दोनों प्रत्याशी इस बार चाहे कांग्रेस बोल लें, बीजेपी बोल लें, टक्कर के हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि इस बार आवाज़ संसद में गूंजेगी या रह जाएगी? देखिए, इस बार संसद में आवाज़ पुरजोर तरीके से गूंजेगी, और हिमाचल प्रदेश की जनता देश के मूड के साथ ही चलेगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। और देश का मूड क्या लग रहा है आपको? देश का मूड तो आपको सर्वविदित है कि क्या है, इसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम दिनीत डेंटा है। कौन से लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं? मैं शिमला। देखिए, कैंडिडेट का भी सही होना ज़रूरी है। कैंडिडेट जो अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए लड़ सके, अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्यों को ला सके, नए नए विकास कार्यों को ला सके। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश के अंदर चल रहा है, वो मुद्दा है बेरोजगारी का। युवा जो है हताश है, निराश है, पूरे देश के अंदर उसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। उसके अलावा इस देश के अंदर जो इस देश की कम्युनल हार्मोनी है, जिस देश के लिए इस देश को जाना जाता था, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकता के साथ रहते थे, और ये इस
इस देश की नींव है। विविधता एकता वाला हमारा देश था। उस देश की कम्युनल हार्मनी के साथ जब से भाजपा की सरकार सत्ता के अंदर आई है, पूरी तरह से ध्रुवीकरण करके, पूरा सांप्रदायिकरण करके इस देश की जो इसका ताना बाना इस देश का बिगाड़ा जा रहा है। तो जी, अगर हम आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के मुख्य तौर पर क्या मुद्दे हैं? वहाँ पर युवाओं के लिए रोज़गार का मुद्दा मुख्य मुद्दा है। हम मांग करते हैं कि जगह जगह पर जो है आपकी लाइब्रेरी खोली जाए, अब बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया जाए। उसके अलावा सड़क, पानी, जल, ये तो आपको पता है, ये सारे मुद्दे हैं। हमारा मेन है कि आपके जो स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार ख़त्म की जा रही है। गाँवों के अंदर आप जो PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर आपका जो हॉस्पिटल तक है, उनके अंदर डॉक्टर आज की डेट में नहीं मिलते हैं। लोगों को छोटे छोटे इलाज के लिए शिमला आना पड़ता है। ये एक बड़ा मुद्दा है। आपका सड़कों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारी सड़कें बनी हैं पर उनकी हालत ठीक नहीं है, या बहुत सारी सड़कें अभी बनने को है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज़गार का मुद्दा मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा मुद्दा रोज़गार का है। ये मुख्य मुद्दे हमारे हैं। और हम PM के फेस को देख के वोट नहीं कर, मतलब PM का ठीक ज़रूरी है कि PM का फिर कौन इस देश को लीड कर सकता है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर कौन कैंडिडेट अपनी बात को ढंग से रख सकता है। देखिए, वर्तमान में जो सांसद भी है और भाजपा के जो कैंडिडेट है, उनका जो पिछला कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल निराशाजनक कार्यकाल रहा है। वो सिर्फ से अपने कोई मतलब पार्टी का कोई कार्यक्रम है तो ही जनता के बीच नजर आते हैं, उसके अलावा जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस ने इस बार विनोद सुल्तानपुरी जी को उतारा है। उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे और लोग उनको अगर चुनकर भेजते हैं तो करना चाहिए बेहतर। और तीसरे कैंडिडेट का तो मुझे जानकारी नहीं है। जी, मेरा नाम सनी है, मंडी लोकसभा क्षेत्र से संबंधित हूँ। मैम, इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं उसमें मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमारे जो प्रत्याशी होंगे लोकल, जैसे मेरी मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की कंगना जी हैं और ये क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य जी हैं। तो हम तो अपने लोकल जो कैंडिडेट है हमारे, उनका क्या विज़न है हमारे क्षेत्र को लेके, है ना, तो उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे हम। ऐसा नहीं है, ठीक है, हम मतलब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को भी देखना होता है, लेकिन सबसे पहले हम अपने जो हमारे लोकल कैंडिडेट होंगे उनको देखेंगे कि उनकी जो सोच है, क्या वो समझते हैं हमारे क्षेत्र की समस्याओं को कि नहीं समझते हैं। ये ज़्यादातर प्रायोरिटी पर रहेंगी चीज़ें। आपका नाम? दिनेश कुमार, लोकसभा क्षेत्र से? शिमला लोकसभा क्षेत्र से। नहीं, मैं तो आपको बता दूं कि जो लोकसभा के लिए खड़े हैं यहाँ से शिमला से, तो एक सुरेश भारद्वाज है बीजेपी से और कांग्रेस से भी है। और जो मैं वोट दूंगा वो थोड़ा शिक्षा के लिए, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है, सोलन से मैं आता हूँ लेकिन लोकसभा क्षेत्र हमारा शिमला है। सोलन में दाड़ला घाट क्षेत्र से, क्योंकि वहाँ कॉलेज के लिए 3-4 साल हुए, मतलब कॉलेज का तो हो गया कि आ गया है, लेकिन उसके लिए कोई कॉलेज नहीं बना है, बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी है। 3-4 बार बजट आ चुका है जी, लेकिन काम नहीं हुआ है। तो उसी के लिए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज की डेट में बच्चों के लिए। वहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा नहीं है, तो बच्चों को काफ़ी स्ट्रगल है और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार अगर वो वोट दे तो उनका थोड़ा वो बने कि वो उस क्षेत्र में काम करे जी, थोड़ा शिक्षा के ऊपर। तो यही कहना चाहूँगा मैं। मेरा नाम अक्षय ठाकुर है। मैं बेसिकली भरमौर का रहने वाला हूं और जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है वो है मंडी। तो जो आपका प्रश्न था कि आप किन मुद्दों को देखकर अपना मत देंगे, तो मेरा सबसे पहला जो उत्तर है ये है कि जो मैं जिस प्रत्याशी को मैं अपना मत दूंगा, सबसे पहले उसमें जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को समझने या उन समस्याओं को उस प्रतिनिधि ने उन समस्याओं को देखा हो, या जैसे कि अभी वर्तमान परिदृश्य में देखा जा रहा है, जो भी प्रत्याशी है वो ट्राइबल एरिया की बात नहीं कर रहा है। जैसे अभी हाल ही में कंगना रनौत भरमौर क्षेत्र में गए थे। जैसे इससे पहले देखा जाए, जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है वो ट्राइबल एरिया को दरकिनार कर रही है, उन एरियाओं की तरफ वो देख नहीं रहे। तो मेरा सबसे पहला जो मेरा मत देने का वो रहेगा, जो ट्राइबल एरिया है, जो मेरा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर अपनी नज़र दे, उस प्रत्याशी को मैं अपना मत देना चाहूँगा। मेरा ये नहीं है कि मैं अपना मत जो है वो कंगना रनौत को दूंगा या श्री विक्रमादित्य सिंह जी को दूंगा। सबसे पहले मैं उनको समझूंगा वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं या नहीं तो मैं अपने मत का बाइकआउट भी कर सकता हूं या मैं नोटा पर भी वोट दे सकता हूं। मेरा नाम रामकृष्ण राठौर है। मैं बेसिकली कुल्लू से हूँ और मंडी संसदीय क्षेत्र से ताल्लुकात रखता हूँ जी। तो आपका प्रश्न ये था कि मैं PM के फेस पे या PM को देख के वोट करूँगा या किसी मतलब इंडिविजुअल कैंडिडेट को जो मेरी पसंद होगी। तो एक फेमस एक शायरी है, तो मैं उसके साथ शुरू करूँगा कि चुनाव से पहले कहा कि तुम्हारी सारी मांगें पूरी कर लेंगे,
चुनाव से पहले कहा कि तुम्हारी सारी मांगें पूरी कर लेंगे, साथ ही तुम लोगों को उचित मार्गदर्शन भी देंगे। चुनाव के बाद न जाने उन्होंने हमसे रिश्ता क्यों इस कदर तोड़ दिया, मार्गदर्शन तो दूर की बात, मार्ग में दर्शन देना ही छोड़ दिया। तो जैसे अगर हम पूर्वगामी या अपने भूतपूर्व अनुभवों को देखें तो ऐसे भी सांसद रहे मंडी संसदीय क्षेत्र से जिनके संसद निधि भी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाई। तो ये जो बरसाती मेंढक हैं जो कुछ क्षणों के लिए विजिट करते हैं हिमाचल कि मैं हिमाचल का वासी हूँ, हिमाचल का बेटा हूँ या बेटी हूँ, कुछ क्षणों के लिए, और ऑन द अदर हैंड कभी बाहर जाते हैं तो उन्हें हिमाचली होने पे भी शर्म आती है। तो वैसे कैंडिडेट चाहे फेस किसी का भी हो, मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे फेस कोई भी हो, कैसा भी हो, ना मैं किसी की डिग्निटी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जो हिमाचल का है, जो हिमाचल के रियल मुद्दों के ऊपर बात करता है, मेरा वोट तो उसी को जाएगा। एक तरफ आपने बरसाती मेंढक कहा है, दूसरी तरफ आपने ये भी कहा है कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़े हैं, हिमाचल के मुद्दों को आगे रखेंगे? हाँ, मुझे उम्मीद है पूर्ण रूप में, क्योंकि जो अगर दोनों की बात की जाए, कंगना रनौत जी की जो बीजेपी की प्रत्याशी और श्री विक्रमादित्य जी का जो कांग्रेस से अभी मिनिस्टर भी थे पीडब्ल्यूडी विभाग में, तो अगर बात की जाए तो युवा नेता हैं दोनों, और मुझे उम्मीद है कि जो युवाओं की जो बात है वो आगे रखेंगे। और बेसिकली हम लोग, आप लाइब्रेरी के बाहर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो लाइब्रेरी की में आने का मेन मकसद होता है पढ़ाई, और पढ़ाई का मुद्दा होता है कि मेन उद्देश्य जो हमारा है कि हम अच्छा रोज़गार सृजन कर सकें या कहीं अच्छा जीवन बसर या मतलब अपनी जीवन उपार्जन को अच्छे तरीके से हम निर्वहन कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि जो एक तो रोज़गार का जो मुद्दा है वो उठाएंगे, और चाहे वोट किसी को भी दें, लेकिन ऐसा है कि सामरिक और सामूहिक विकास होना चाहिए, क्षेत्रवाद की राजनीति को छोड़कर जो हमारे जेन्युइन से मुद्दे हैं, जैसे कि आपकी होगी महंगाई कम हो, ठीक है, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा शिक्षा मिले, तो ये हमारे कुछ जेन्युइन से मुद्दे हैं जो हिमाचल का स्थायी निवासी ही होगा, तो मेरे ख्याल से वही इन मुद्दों को सुलझा सकता है। युवाओं के साथ बातचीत का ये सेगमेंट यहीं तक था। आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, आपके मुद्दे क्या हैं, आपके कैंडिडेट्स पर विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।